जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सर जी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा लक्ष्य इस चैनल के माध्यम से आप सभी की तैयारी में सहायता करना है, तो बना रहिए मेरे साथ। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक एवं वंश। सबसे पहले आता है गुलाम वंश, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लीव डायनेस्टी। गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इसका फाउंडर भी था। इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। फिर आते हैं आरम शाह, इनका शासनकाल 1210 से 1211 ईस्वी तक रहा था। उनके बाद आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिन्हें रियल फाउंडर भी कहा जाता है गुलाम वंश का। इनका शासनकाल 1210 से 1236 तक था। उसके बाद आ जाते हैं रुकनुद्दीन फिरोज, उन्होंने 1236 में राज्य संभाला। इसके बाद आ जाते हैं रजिया सुल्तान, जिनका शासनकाल 4 वर्ष का था, 1236 से 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिन्होंने शासन किया था, और सबसे पहली भी। इनके बाद आ जाते हैं बहरम शाह, मुइजुद्दीन बहरम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। फिर आ जाते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक। इसके बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद, 1246 से 1266 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। फिर गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से 1286 20 साल तक उन्होंने राज्य किया। फिर आते हैं उनके बाद एवं शमसुद्दीन की उमर 1287 से 1290 ईस्वी तक। इसके बाद आ जाते हैं मुख्यतः 10 ही शासक थे इस काल के। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में हम जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं संस्थापक से, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था दिल्ली के अंदर। बिल्ट कुवात उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली, कुवात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी इन्होंने दिल्ली में कराया था। It is called slave dynasty because Qutbuddin himself was a slave of Muhammad Ghori. Ghori purchased Aibak and later on Aibak was admitted to the army and he raised to general position and posted in North India after the assassination of Ghori. Aibak established slave dynasty. स्लेव डायनेस्टी ही क्यों कहा जाता है इस वंश को, गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था मोहम्मद घोरी का। मोहम्मद घोरी ने उसको खरीदा था कुछ पैसों के बदले। कुतुबुद्दीन ऐबक एक अच्छा सिपाही रहा और वह मोहम्मद घोरी की आर्मी में आने के बाद बड़ी पद तक गया, और जैसे ही मोहम्मद घोरी का कत्ल हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की नींव रख दी थी। फिर पढ़ लेते हैं हम शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। इन्हें रियल फाउंडर, असली फाउंडर भी कहा जाता है। अगर कहीं सवाल आ जाए कि असली फाउंडर कौन था गुलाम वंश का, तो वह शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई था। लाहौर से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट किया। अरबी सिक्के प्रथम बार चलाए गए थे। अरबी सिक्के प्रथम बार चलाए गए थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के राज्य में। उसने लाहौर से दिल्ली राजधानी को भी शिफ्ट किया था। फिर उसके बाद आ जाते हैं रजिया सुल्तान। ये बहुत मुख्य कैरेक्टर है। सबसे पहले ये डॉटर थी इल्तुतमिश की, प्रथम एवं इकलौती महिला मुस्लिम शासक। वह पहली और इकलौती महिला मुस्लिम शासक थी, कहते हैं दिल्ली सल्तनत की, मुगल डायनेस्टी की। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रजिया को सुल्ताना की जगह पर सुल्तान इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह पुरुष परिधान पगड़ी पहना करती थी। महिला प्रधान कार्यों को करना उसको पसंद नहीं था। साथ ही वह सेना का नेतृत्व भी करती थी। महिला होने के साथ वह बहुत अच्छी शासक भी थी और बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम नसीरुद्दीन मोहम्मद पर। नसीरुद्दीन महमूद, ये इल्तुतमिश का छोटा बेटा था। उनको सभ्य शासक माना जाता है। ज्यादातर बलबन द्वारा उनका राजकाज कार्य देखा गया। बहुत ज्यादा कुछ इसमें देखने के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन पे। He served as a minister before becoming सुल्तान। सुल्तान बनने से पूर्व वह मिनिस्टर था, एक मंत्री था। इंट्रोड्यूस द पर्सियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज इन हिज कोर्ट। अपने दरबार में फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किया बलबन ने। इसके बाद आ जाते हैं आर्मी, ये और देख लेते हैं। आर्मी तथा सरकारी कार्य को भी मजबूत करने की भूमिका निभाई थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं हम खिलजी वंश के ऊपर।
जलालुद्दीन खिलजी पहला राजा था, पहला शासक था खिलजी वंश का। इसका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी था। उसके बाद आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। उसके बाद आ जाते हैं शिहाबुद्दीन खिलजी 1316 ईस्वी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी। फिर आखिर में आ जाता है नसरुद्दीन खुसरवाद में 1320 ईस्वी। अब खिलजी वंश के कुछ मुख्य शासकों के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं जलालुद्दीन खिलजी से। अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हत्या इनकी कर दी गई थी। फाउंडेड इन्होंने खिलजी वंश को 70 की उम्र में शुरू किया था। ये मैं बता चुका हूँ कि अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी इज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ खिलजी वंश। उसके बाद इनके बारे में देख लेते हैं। खुद को सिकंदर सानी बुलाया, टू द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी। सिकंदर सानी का मतलब होता है सेकंड अलेक्जेंडर, दूसरा सिकंदर। एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टू एक्सट्रीम साउथ। अपने शासन में दक्षिण भारत तक अपने राज्य को फैलाया। इन्होंने बहुत ज्यादा अपने राज्य को फैलाया था। हिज जनरल वाज मलिक काफूर। उसकी सेना का सेनानायक मलिक काफूर था। कुतुब मीनार के प्रांगण में आलिया दरवाजा बनाया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार के प्रांगण में आलिया दरवाजा किसने बनाया था? तो ये इन्होंने अलाउद्दीन ने बनाया था। प्रथम सुल्तान जिसने राजनीति को धर्म से अलग किया। यह प्रथम सुल्तान है जिसने राजनीति को धर्म से अलग किया था। इसके बाद आ जाता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे। मंत्री खुसरो खान ने इनकी हत्या कर दी थी। बस इसमें इतना ही जानने का है। फिर आ जाते हैं हम तुगलक वंश पर। इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। इसका शासनकाल था 1320 ईस्वी से 1352 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक इसके बाद आते हैं 1325 से 1351 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक उनके बाद 1351 से 1388 ईस्वी। फिर आते हैं गयासुद्दीन तुगलक 2 1388 से 1389 इनका शासनकाल था। फिर आते हैं अलबुकराक 1389 से 1390। फिर आते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 1394। फिर आते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी। इनके बाद है नसीरुद्दीन मोहम्मद 1394 1314 ईस्वी तक। शुरू करते हैं गयासुद्दीन तुगलक से। असली नाम गाजी मोहम्मद था। प्रथम सुल्तान जिसने खेती के लिए नहर बनवाई थी। तुगलकाबाद शहर का निर्माण दिल्ली में इनके द्वारा कराया गया था। 1325 में इनकी मृत्यु हो गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है। तुगलकाबाद शहर का निर्माण दिल्ली में किसने कराया? गयासुद्दीन तुगलक ने। इस चीज को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। चतुर्मूर्ख नाम से इनको जाना जाता है। दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण हेतु राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी के अंदर जो पड़ता है वहां पर स्थानांतरित किया था। खेतीबाड़ी के लिए नया विभाग दीवान ई अमीर कोही का निर्माण इन्होंने किया था। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। दीवान ई आमिर कोही का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस हेतु किया गया था? खेतीबाड़ी हेतु। उसके बाद चलते हैं मोरक्को के इब्ने बतूता। इसके कार्यकाल में भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में पहले ही पूछा जा चुका है। इब्ने बतूता, मोरक्को के इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। इब्ने बतूता की किताब रिहाला तत्काल स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। उस समय की स्थितियों के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक की स्थितियों के बारे में इब्ने बतूता द्वारा लिखी गई रिहाला किताब महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। उनके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। प्रथम शासक जिसने जजिया कर ब्राह्मण जाति पर लगाया था। उसे सिंचाई विभाग के जनक का नाम से जाना जाता है क्योंकि उसने बहुत अधिक नहरों एवं बांधों का निर्माण किया था। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर आदि शहर का निर्माण किया था। दीवान एक खैरियत विभाग का निर्माण जो गरीब मुस्लिमों की सहायता के लिए किया गया था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सैयद वंश पे। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। शासनकाल था 1414 से 1421 तक। सैयद वंश के संस्थापक तैमूर द्वारा तुगलक वंश के अंतिम शासक को हटाने के बाद खिज्र खां दिल्ली का शासक बना था। तैमूर द्वारा तुगलक वंश के अंतिम शासक को हटाने के बाद खिज्र खां दिल्ली का शासक बना था। उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की थी। 1421 में मृत्यु हो गई थी उनकी। इंपॉर्टेंट है कि सुल्तान ने कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी।
ये है आपका खिजर खां। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाता है मुबारक शाह। 1421 से 1434 तक इनका शासक काल था। सैयद वंश के सबसे प्रभावशाली शासक थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। सैयद वंश के सबसे प्रभावशाली शासक थे मुबारक शाह। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुल्तान की उपाधि ग्रहण की तथा अपने नाम के सिक्के चलाए। सुल्तान की उपाधि ग्रहण की तथा अपने नाम से सिक्के चलाए, ध्यान रखना है। मुबारकबाद शहर की नींव रखी, जो कि यमुना नदी के तट पर है। 1434 में षड्यंत्र के तहत इनकी मृत्यु हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद शाह। इनका पीरियड था 1434 से 1445 तक। ज्यादा कुछ जानने लायक है नहीं इनके लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के अंतिम शासक। बहलोल लोदी से जोखिम के चलते अपनी गद्दी को त्याग कर दिया था। उसके बाद बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। इन्होंने बहलोल लोदी से जोखिम के चलते अपनी गद्दी को त्याग कर दिया था। उसके बाद बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश के अंतिम शासक थे, याद रखेंगे। ये हम इनको देख लेते हैं। इनके बाद आते हैं लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी। बहलोल लोदी इनके संस्थापक थे। 1451 से 1489 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। लोदी सल्तनत के संस्थापक जौनपुर के प्रभावशाली शर्की साम्राज्य पर जीत। इन्होंने जौनपुर के प्रभावशाली शर्की साम्राज्य पर जीत हासिल की थी। फिर आ जाते हैं सिकंदर शाह लोदी। इनका शासनकाल था 1489 से 1517 ईस्वी। 1504 में आगरा की स्थापना की। जमीन नापने के लिए गजी सिकंदरी बनाया था। हिंदू मंदिरों का ध्वंस और गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया और मुस्लिम धर्म अपनाने पर जोर दिया। वह कवि थे। गुलरुखी के अंतर्गत फारसी में इन्होंने कविताएं लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि 1504 में आगरा की संस्थापना की सिकंदर शाह लोदी ने। उसके बाद आ जाता है इब्राहिम लोदी पर। 1517 से 1526 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। लोदी वंश के अंतिम शासक थे। 1526 में बाबर के आक्रमण से इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई। साथ ही लोदी वंश का अंतिम मुगल साम्राज्य तथा लोदी वंश की मृत्यु, साथ ही लोदी वंश का अंत तथा मुगल साम्राज्य का प्रारंभ।